जोहार। मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज कक्षा 8 में विज्ञान विषय में पाठ 8 किशोर अवस्था की ओर पढ़ा रही हूँ। ये किशोर अवस्था में आप खुद के बारे जानेंगे कि आप की का शारीरिक संरचना किस तरह का है और इसके द्वारा हमारा शारीरिक गतिविधि किस तरह से चलता है और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसमें हम इसको आगे आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान से सुने और अपनी पाठ्य पुस्तक को देखते जाएं। तो किशोर अवस्था, जिसको 2 वर्ड्स एल्डोरेंस भी कहा जाता है, पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं किस प्रकार पौधे में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार किसी निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव आते हैं। क्या आप अपने बाल्यकाल से अभी तक अपने आप में कुछ बदलाव या परिवर्तन अनुभव कर पाए हैं? तो यहाँ आप जो नीचे दी गई तालिका है, इस पर अपना चिन्ह लगाएंगे, जिसमें आपको अपने बारे में पता चलेगा। जैसे आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का सुरीला होना, स्तनों का विकास, मांसपेशियों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, शरीर का आकार लंबाई तथा वजन में तेज वृद्धि और जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, सारे स्थायी दांत आना, त्वचा का तैलीय होना, अपना रोल मॉडल तय करना, अपने एवं अभिभावक के विचारों में अंतर महसूस करना, विपरीत लिंग के प्रति झुकाव या आकर्षण। तो ये सारे जो लक्षण हैं, आपको जो अपने आप में क्या होते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये सब लक्षण जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आप क्या है, किशोर अवस्था की ओर जा रहे हैं। तो किशोर अवस्था की ओर इसका लक्षण दिखाई देता है। तो आइए क्रियाकलाप द्वारा अपने में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करें। इस क्रियाकलाप से आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्या होते हैं, बदलाव आते हैं। क्या क्या आते हैं? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव आते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है, जो इसमें आप अभी देखें, जो इसमें जो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसको आप पता करके बता सकते हैं कि आप किशोर अवस्था की ओर आ रहे हैं। तो किशोर अवस्था जीवन काल में की एक वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोर अवस्था एल्डोरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। यौनारंभ क्या है? किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है। कब होती है? 10 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। कब तक रहती है? 18 से 19 तक की आयु को क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष
पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन की काल की इस अवधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीन्स। क्या कहते हैं? टीन्स, और जिसे हम लोग टीनेजर भी कहते हैं। किशोर बालिकाओं और एवं बालकों को टीनेजर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौन आरंभ कहलाता है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं आती हैं। जैसे 0 से 5 वर्ष, मतलब जब छोटे रहते हैं उसे जब जन्म लेते हैं 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशव अवस्था कहते हैं। क्या? शैशव अवस्था। और 6 से 10 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। और 11 से 19 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। फिर युवा अवस्था। इस तरह से कई अवस्था हम लोग देखते जाते हैं। और अंत में क्या होता है? प्रौढ़ अवस्था। ये प्रौढ़ अवस्था है। तो हम लोग फिर से देख सकते हैं कि 0 से 5 क्या है? शैशव अवस्था। 6 से 10 वर्ष क्या है? बाल्य अवस्था। 11 से 19 क्या है? किशोर अवस्था। और युवा अवस्था तथा इसके बाद की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ अवस्था। तो आप लोग समझ चुके होंगे कितनी अवस्थाएं गुजरती हैं। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। यौवनारंभ में जनन क्षमता के विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव परिवर्तन होते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? लंबाई में वृद्धि। किशोर अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियां की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि समान उम्र में प्रत्येक लड़के और लड़कियों की लंबाई एक जैसे नहीं होती है। लड़कियों की लंबाई 18 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। कब होती है? 18 से 17 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि उम्र 18 वर्ष की आयु तक चलते रहती है। तो आइए एक क्रियाकलाप द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करते हैं। जिसे सारणी 8.2 में बताया गया है कि लड़कियों और लड़कों की आयु में अनुरूप लंबाई में वृद्धि की औसत दर दर्शाई गई है। क्या आप बता सकते हैं 17 से 18 वर्ष की आयु में आपकी पूर्ण लंबाई कितनी होगी? जिसे एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। जैसे यहाँ वर्षों में दिया गया है, वर्षों में पूर्ण लंबाई प्रतिशत, ये आयु में दिया गया है जिसको वर्षों में कहा गया है। लड़कियों की, लड़कों की एक पूर्ण लंबाई प्रतिशत क्या होती है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8 वर्ष। 8 वर्ष में लड़कियाँ 77 और लड़के 72, मतलब लड़के में कम होता है। उसी तरह 9 में 81, 75। 10 वर्ष में 84, 78। 11 में 88, 81। 12 में 91, 84। 13 में 95, 88। 14 में 98, 92। 15 में 99, 95। 16 में 99.5, 98। 17 में लड़कियों में 100% और लड़कों में 99%। 18 में लड़कियां 100% और लड़के भी 100%। तो आप अपनी वर्तमान लंबाई को मापकर पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर बटा वर्तमान आयु की वृद्धि, आयु का प्रतिशत वृद्धि दर गुना 100। इस सूत्र के द्वारा हम लोग गणना कर सकते हैं सारणी के अनुसार। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यदि रानी की औसत आयु 11 वर्ष है
तथा लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो लड़कियों की वृद्धि काल की समाप्ति यानी 17 वर्ष में उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी? तो सूत्र में पूर्ण लंबाई 160 बटा 88, 88 गुना 100 मतलब 88% होनी चाहिए, और 160 उसकी लंबाई है गुना 100 तो 182 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। इस तरह से आप समझ चुके होंगे। क्रियाकलाप 2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके ग्राफ बनाना है। आयु को एक्स एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा एक्स को लंबाई में और वाई को रखना है, अक्ष में अंकित करना है वृद्धि को। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित करना है। अब अपनी लंबाई के प्रतिशत का पता लगाना है। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन करना है। अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिया हुआ है। इस ग्राफ में दिया गया है, जैसे आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक्स, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ये, और ये वाई अक्ष है जिस पर आयु और वृद्धि दी गई है, और इस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो ग्राफ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लड़कों की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती है। साथ ही अलग अलग व्यक्तियों की बढ़ने की गति भिन्न भिन्न होती है। कुछ तीव्र गति से बढ़ते हैं और बाद में इस गति में धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या हमारे शरीर में सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? ये आपको जाननी है। क्या है? हमारे शरीर में सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं। कभी कभी किशोर अवस्था के हाथ और पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु किशोर अवस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं, जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ समान होती है? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त और जीन वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करती है। अब दूसरा जो है हम लोग को जानना है, पहला हम लोग क्या जाने थे, इसमें लंबाई में वृद्धि। अब दूसरा जानेंगे हम लोग इसमें शारीरिक आकार में परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि, इसके बाद शारीरिक आकार में परिवर्तन। तो इसके लिए जानने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया है। आप अपनी कक्षा में किसी छात्र के कंधे पर सीना को माप कर नोट करना है। अब उसकी निचली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने को माप कर नोट करना है। क्या आप कुछ अंतर पाएंगे? आप देखेंगे कि निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे सीने अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि उनका यौवन आरंभ हो चुका है। इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग कुल्हा चौड़ा हो जाता है, वहीं लड़कों की शारीरिक पेशियां गठीली हो जाती हैं। इसके बाद एक और अंतर होता है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, सुरेश यह जानने को उत्सुक है कि उसकी आवाज़ अब भारी या फटने जैसी क्यों लगती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली ही सुनाई देती है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है? वृद्धि की शुरुआत होती है लैरिंग्स में। और लड़कों की स्वर यंत्र या लैरिंग्स लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है। गले के सामने क्या है? वह उभरा हुआ दिखाई देता है। और इसे क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि हिंदी में कहा जाता है। तो आप इसे इंग्लिश में ही समझ जाए, एडम्स एप्पल।
और लड़कों में ये लैरिंक्स काफ़ी बड़ा होता है और लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों से बड़ा होता है और ये उभरा हुआ दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने पर भर्राने लगती है, परंतु कुछ ही दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। आपके पुस्तक में दिया हुआ है किशोर लड़के का स्वर यंत्र। जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये वोकल जो है स्वर यंत्र, और ये लैरिंग्स है कंठमाला। एडम्स एप्पल कहा जाता है इसको, ये उठा वाला भाग। ये लड़कों में क्या होता है, काफ़ी उठा हुआ होता है। तो ये किशोर लड़के का ये इस तरह का लक्षण होता है। तो इस तरह स्वेद और तेल ग्रंथियों में क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। चौथा बदलाव, स्वेद और तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरियों में यौवनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में स्वेद और तैल ग्रंथियों का स्राव क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है तैल ग्रंथियों का स्राव। क्या है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नलिका विहीन ग्रंथियाँ जिसके बारे में आप जानेंगे। कुछ ग्रंथियाँ जैसे स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि और वाहियों द्वारा स्रावित होते रहती है। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जनन अंगों में परिपक्वता, रिप्रोडक्टिव अंग जो है उनका मैच्योर होने लगता है यौन आरंभ होने से। लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निमोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक वृद्धि, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। क्या होता है, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोर अवस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है। इनमें बौद्धिक विकास होता है। इस दौरान सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है, मतलब मन से विकास होना, बौद्धिक विकास। उनके मन सोचने का ढंग परिवर्तित हो जाता है। सीखने की क्षमता में सर्वाधिक होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक या मानसिक परिवर्तन के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करने लगते हैं, जबकि इसमें असुरक्षा जैसी कोई बात ही नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह और भी इसमें लक्षण है। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक मतलब युवावस्था में लड़कियों में स्तनों में विकास होता है, स्तनों में ये, तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण चूंकि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण के कारण यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन में के मूल कारण हॉर्मोन्स हैं। इसका कारण क्या है, हार्मोन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो क्या है हार्मोन, ये हार्मोन क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं।
इसे अब ध्यान से आप पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षण के बदलाव के कारक हैं। इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडाशय से स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन का स्रावन उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग समझ गए, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन, जिसके कारण लड़कियों में एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, स्तन विकसित हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हार्मोन सीक्रेट का पता कौन लगाया था? सबसे पहले कौन लगाया था? वेलिस स्टार्लिंग। वेलिस स्टार्लिंग किसने लगाया था? वेलिस स्टार्लिंग। कब? 1902 में लगाया था, जिसकी अवधारणा 1905 में स्पष्ट की गई। इसकी अवधारणा 1905 में की पता लगाया गया। तो इसको करने वाले थे वेलिस स्टार्लिंग, 1902 में पता लगाया था, और इसकी जस्टिफाई 1905 में की गई। तो यहाँ अर्नेस्ट और विलियम वेलिस, दो इनका फोटो दिया गया है, इन्होंने इनका पता लगाया था। हार्मोन द्वारा किया जाता है, और जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। आइए अब जनन प्रक्रम में हार्मोन की भूमिका को जानते हैं। तो हार्मोन में जनन में हार्मोन्स की भूमिका क्या है? जनन में हार्मोन्स की भूमिका, पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने में नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। इस हार्मोन को रुधिर प्रवाह या रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे कि ये शरीर में विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं तथा यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करते हैं। यह जनन काल में एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक निश्चित समय तक चलता है। मतलब धीरे धीरे वो कम होता जाता है। मानव में जनन काल की अवधि, तो मानव में जनन काल की अवधि यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन 10 से 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल या किसी एक अंडाशय द्वारा निमोचित होते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे यह अंडाणु में निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर गर्भ धारण कर सके। तो ऋतुस्राव या माहवारी, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मेंस कहा जाता है। ऋतुस्राव, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब गर्भाशय मोटा स्तर और उसकी अंदरूनी परत जमी होती है। रुधिर वही
कोशिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर निकलती है, जिसे माहवारी या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन तक एक बार दिन में एक 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। रजोदर्शन पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है। रजोनिवृत्ति, जिसको रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज भी कहा जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज भी कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा इसे नियमित होने में कुछ समय भी लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निमोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में इसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो यह विभाजन करता है। क्या करता है? ये विभाजन करता है और तथा गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड, कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलने चाहिए। प्रयोग किए गए पैड को अच्छी तरह से निपटान करनी चाहिए। पैड या कपड़े का सुरक्षित निपटान वर्ष 2013 में यूनिसेफ के द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि झारखंड राज्य में 28% किशोरियों सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं, जिनमें 62% किशोरियां जिसे जमीन में गाड़ देती हैं, जबकि 26% इसे खेतों, तालाबों में खुली जगहों में फेंक देती है, जिससे क्या होता है? बीमारी फैलती है। इससे क्या बीमारी फैलती है? वातावरण को प्रदूषित करती है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड का उचित निपटान के लिए भस्मीकरण या इंसिनेटर की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, इनकी व्यवस्था की गई है विद्यालयों में। तो साधारणतः इंसिनेरेटर में बालिका शौचालय के से लगी व्यवस्था होती है। शौचालय के ऊपर की दीवार से खुला स्थान बनाया जाता है, जिसके बाहरी ओर दीवारें खड़ी कर घेर दी जाती है। खुले स्थान के बाहरी ओर जाली रहती है। अंदर के खुले स्थान पर सैनिटरी पैड डाली जाती है, जो जाली में जमा हो जाती है, और जाली के नीचे के खुले भाग में आग लगाने की व्यवस्था होती है। समय समय पर उपयोग के बाद इन्हें आग लगाकर भस्म किया जाता है। भ्रांति: ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषेध है। तो ये बहुत सा कहावत बोला गया है जो परंपरा से चला आ रहा है। पता लगाइए क्या यह सही है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक ही होती है? तो ये आपके लिए प्रश्न है जो आप पता लगाएंगे। संतति का लिंग निर्धारण लड़की या अथवा लड़का, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म होने लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। आप गुणसूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं।
सभी मनुष्यों में कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये एक जोड़ी गुणसूत्र या तो एक्स या वाई होते हैं। तो यहाँ आपके ये चित्र में जो अभी बताया गया इस तरह से है, माता पिता, और इसमें पिता XY, माता XX, और जिससे यहाँ पुत्री हुई तो XX क्रोमोसोम है, XY है तो पुत्र होगा, और XX है तो पुत्री होगी, और XY होगा तो पुत्र होगा। तो मनुष्य के लिंग निर्धारण में यह होता है इस तरह से। तो स्त्रियों में अंडाणु समान गुणसूत्र X वाले होते हैं, जबकि पुरुष शुक्राणुओं का लिंग गुणसूत्र XY होता है। जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन निषेचन में फलस्वरूप एक जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनता है। जब X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर क्या बनते हैं? मादा या फीमेल शिशु बनते हैं, जो विकसित होते हैं XX होने पर। और उसी तरह जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर मेल या नर शिशु विकसित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म के पहले शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग में निर्धारण के लिए उसकी माँ को उत्तरदायी है। यह पूर्णतः निराधार है, जिसे आप समझ चुके होंगे। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी होते हैं। पीयूष ग्रंथि, युग्मज एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल और कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां अलग अलग कार्यों में नियंत्रित करती हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। ये पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड जो गला में होता है, एड्रिनल जो यहाँ किडनी के पास होता है, अग्नाशय होता है, जो चित्र में स्पष्ट है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। ये अग्नाशय है स्त्रियों में, ये अंडाशय यहाँ से होता है, एड्रिनल है ग्रंथि है, और ये थायराइड है, और पीयूष ग्रंथि है जो मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। किस ग्रंथि का कौन सा क्या काम है, ये हम अब जान सकते हैं। रमेश और मैम क्या बातें कर रहे हैं? रमेश, मैम मेरे चाचा जी का गला बहुत फूला हुआ है, उभरा हुआ है, क्या यह कोई रोग है? मैम, हाँ, तुम्हारे चाचा जी गोइटर या घेंघा व्याधि से ग्रसित है। यह थायराइड ग्रंथि का रोग है। चाचा जी को थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य मात्रा से नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी ग्रंथि फूल गई है। मैम से राधिका भी कुछ पूछ रही है। राधिका, मैम, नाना जी को मैंने यह कहते सुना है कि उन्हें मधुमेह रोग होता है। यह रोग किस प्रकार से होता है? राधिका, यह हार्मोन से संबंधित रोग है। जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती तो वह व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। आपको अनुभव होगा कि जब कभी आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांटते हैं तो आप में गुस्से की भावना आती है, परंतु थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाता है। परीक्षा के समय आप अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं,
तथा परीक्षा खत्म होने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं। क्या यह सब परिस्थितियां किसी हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती हैं? हाँ, हम इन सब में एक हार्मोन का योगदान रहता है। जानते हो इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। एड्रिनल, यह हार्मोन एड्रिनल हार्मोन होता है। यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जिसे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, और ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था और तनाव के संयोजन से कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन का भी स्रावन करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आप अब समझ चुके होंगे किस प्रकार कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो पता लगाना है क्या मनुष्य की नीति और अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या आप जानते हैं यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण क्या हो सकता है? गोइटर रोग हो सकता है। क्या रोग? गोइटर। तो आज इतने ही तक आप लोगों को पढ़ाते हूँ। अगले वीडियो में आप पार्ट 2 में कायांतरण से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलेंगे। धन्यवाद।